हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी। आज मैं इस क्लास में आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ये है लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इसमें अभी तक जो टॉपिक कराए हैं उनमें पहला टॉपिक लोक प्रशासन का सामान्य परिचय बताया था, फिर प्रशासन का अर्थ बताया था मैंने, लोक प्रशासन का अर्थ बताया था, फिर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया है लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं आज। ये टॉपिक है लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम में जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें एक निर्णय निर्माण उपागम दिया गया है, पारिस्थितिकी उपागम दिया गया है, व्यवस्था उपागम दिया गया है, फिर विकास प्रशासन भी आगे दिया होगा। तो ये टॉपिक है इसके अंतर्गत। तो इसमें मैं निर्णय निर्माण उपागम अभी स्टार्ट करने वाला हूं। इसके पहले थोड़ा सा हम उपागम को समझ लेते हैं। उपागम मतलब क्या ना? उपागम को हिंदी में दृष्टिकोण भी कहा जाता है, दृष्टिकोण, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं अप्रोच। ये ना उपागम या दृष्टिकोण, और इंग्लिश में अप्रोच इसको कहा जाता है। उपागम क्या है? किसी विषय के अध्ययन के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए विचार, अलग अलग विचार, या उनके द्वारा अध्ययन के लिए प्रयुक्त की गई अध्ययन सामग्री, ऐसा भी हम कह सकते हैं ना। उपागम या अप्रोच क्या होती है? किसी विषय का अध्ययन करने के लिए अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग जो विचारक हैं, उनके द्वारा जो अपना विचार व्यक्त किया जाता है ना, अपना व्यू दिया जाता है, या उसके लिए जो अध्ययन सामग्री प्रयुक्त की जाती है, तो उसको हम कह देते हैं उपागम या दृष्टिकोण। यही विचार किसी विद्वान ने कोई विचार व्यक्त किया है अध्ययन के लिए, तो उस विचार को अगर ज्यादातर विद्वान अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं या मान्यता दे देते हैं, तो उस उपागम को फिर नाम दे दिया जाता है सिद्धांत या विचारधारा या थ्योरी। तो इसको हम कह सकते हैं कि उपागम का विकसित रूप, उपागम का विकसित रूप ही विचारधारा है, का विकसित रूप या अगला चरण है विचारधारा या सिद्धांत, या इंग्लिश में थ्योरी बोलते हैं। विचारधारा, इसी को बोल देते हैं सिद्धांत, थ्योरी। ठीक है, तो ये है उपागम। तो नॉर्मल बात है ये, खैर ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। फिर मैंने उपागम से संबंधित दो क्लासिफिकेशन बताए हैं, दो वर्गीकरण यहाँ पर बताए हैं। यानी उपागम को दो आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है अध्ययन की दिशा के आधार पर, दूसरा है अध्ययन की विषय वस्तु के आधार पर, है ना। अलग अलग जो उपागम प्रचलित हैं लोक प्रशासन में, पॉलिटिकल साइंस में, तो उन उपागमों को ओवरऑल हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है अध्ययन की दिशा यानी डायरेक्शन के आधार पर, दूसरा है अध्ययन की विषय वस्तु के आधार पर। अध्ययन की दिशा के आधार पर पहला निगमनात्मक, उसको बोलते हैं डिडक्टिव, है ना। अध्ययन की दिशा के आधार पर यानी किस डायरेक्शन में स्टडी की जा रही है, उसके आधार पर दो भाग हैं इसके, दो इसके टाइप्स हैं। एक तो निगमनात्मक है, दूसरा आगमनात्मक, डिडक्टिव और इंडक्टिव। ये जो अध्ययन होता है, डिडक्टिव स्टडी जो होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो होती है सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन होता है। सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन, इसका मतलब है कि किसी संगठन का या किसी विषय का हम सामान्य अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर कुछ विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं या विकसित किए जाते हैं, है ना। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चावल पक गए या नहीं पके, है ना। चावल पके हैं नहीं पके हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक या दो चावल को देख करके
और ये पता लगा लेते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं पके हैं। हम एक एक चावल को नहीं देखते हैं, है ना, सभी चावलों को अलग अलग हम नहीं देखते हैं कि पके हैं कि नहीं पके हैं। तो ये जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन, है ना। सामान्य मतलब एक दो चावल को देख करके हम जो है हमने ये डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया या पता कर लिया कि जो है सारे चावल पक गए हैं, तो इसी को हम कह देते हैं सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन। जैसे किसी संगठन में आप जाते हैं, किसी संगठन के बारे में आपको जानकारी चाहिए है, किसी संगठन का आपको अध्ययन करना या किसी स्कूल कॉलेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए या किसी कोचिंग का पता लगाना है, तो उसके दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा कि किसी एक व्यक्ति से जाकर के आप पूछ लो और उस व्यक्ति द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर आप डिसाइड कर लो कि भाई वो कोचिंग या वो संस्थान कैसा है। तो ये सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन हो जाएगा, है ना। किसी संस्थान के बारे में अगर आपको जानकारी करना है तो उस संस्थान से संबंधित किसी कर्मचारी, किसी पदाधिकारी से जानकारी लेकर के हम उस संस्थान के संबंध में एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, निष्कर्ष निकाल लेंगे कि वो संस्थान ऐसा है। तो इसी को कहेंगे सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन। इस तरह का जो अध्ययन है वो शास्त्रीय विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा, जो आपको अलग से पढ़ना है। नौकरशाही विचारधारा का टॉपिक सिलेबस में दिया गया है, शास्त्रीय विचारधारा वैसे नहीं है। तो ये जो विचारधाराएं हैं इनको हालांकि उपागम भी लिखा जाता है, सिलेबस में कहीं उपागम लिख दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये उपागम नहीं है, इनको थ्योरी बोलते हैं, इनको विचारधारा बोला गया है, लेकिन कहीं कहीं जो है इनको उपागम लिखा हुआ है, शास्त्रीय उपागम, नौकरशाही उपागम, है ना, लेकिन वास्तव में जो है ये विचारधाराएं। ठीक है, तो निगमनात्मक स्टडी है। फिर इसका दूसरा है, फिर बाद में इसको बताऊंगा। दूसरा इसका है आगमनात्मक। आगमनात्मक यानी इंडक्टिव, इसका अध्ययन इसके अपोजिट है, यानी विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन। सामान्य की ओर अध्ययन होता है ये, यानी इसमें जो अध्ययन होता है वो मतलब विशेष अध्ययन होता है, यानी एक एक व्यक्ति से पूछ करके हम अध्ययन करते हैं, मतलब जानकारी इकट्ठी करते हैं। किसी भी संगठन की अगर जानकारी आपको करना है तो वहां पर जाकर के एक एक व्यक्ति से, यानी ज्यादा लोगों से आपको पूछना है, ज्यादा लोगों से पूछ करके हम जो है उस संगठन की जानकारी निकालेंगे कि संगठन कैसा है। तो ये जो स्टडी होगी ये ज्यादा वास्तविक होगी स्टडी होगी। सामान्य से विशेष की ओर जो अध्ययन होता है वो उतना वास्तविक नहीं होता, रियल नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति से हमने पूछ लिया और उसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाल लिया किसी संगठन के बारे में, है ना। तो ये जो स्टडी है आगमनात्मक स्टडी, ये ज्यादा इफेक्टिव स्टडी होती है और ज्यादा इसमें वास्तविक जानकारी का पता चलता है। फिर इसकी उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए, मानव संबंधवाद, व्यवहारवाद, व्यवस्थावाद, परिस्थिति उपागम, है ना। परिस्थिति उपागम अभी आगे हमें पढ़ना है, व्यवस्थावाद भी हमें आगे पढ़ना है ना। ये सारे आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इनका भी उल्लेख आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अध्ययन की दिशा के आधार पर दो प्रकार। इसके बाद आगे यहां पर दूसरा जो आधार दिया हुआ है वो है अध्ययन की विषय वस्तु के आधार पर। दो प्रकार है इसके, आदर्शात्मक यानी नॉर्मेटिव और अनुभवात्मक यानी इंपीरिकल, है ना। इसके आधार पर दो टाइप हैं, आदर्शात्मक यानी नॉर्मेटिव और दूसरा है अनुभवात्मक यानी इंपीरिकल, है ना। तो आदर्शात्मक में क्या है, आदर्श से जुड़ा हुआ ये शब्द है, मतलब इसमें चाहिए पर बल दिया जाता है। आदर्शात्मक जो अध्ययन होता है उसमें क्या है, चाहिए पर बल दिया जाता है, यानी आदर्श की बात, उसको ऐसा होना चाहिए। इसे हमने बोल दिया भाई संगठन अच्छा होना चाहिए, उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, मतलब इसमें वास्तविक स्थिति का पता नहीं चला, एक अनुमान हमने लगा लिया कि उस संगठन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए या वो संगठन ऐसा होना चाहिए, संभावना एक व्यक्त की जाती है, यानी इसमें वास्तविक स्थिति व्यक्त नहीं होती है, संभावना व्यक्त होती है, संभावना व्यक्त होती है। इसमें क्या होता है, संभावना व्यक्त होती है, वास्तविक स्थिति व्यक्त नहीं होती, क्योंकि चाहिए पर बल दिया जाता है ना, शुड,
इसमें शुड पर बल दिया जाता है, यानी संगठन ऐसा होना चाहिए, यानी हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, संगठन ऐसा हो ऐसा। और इसके अंतर्गत शास्त्रीय विचारधारा, वैज्ञानिक प्रबंध, नौकरशाही विचारधारा, इस तरह की विचारधाराएं आती हैं जिसमें चाहिए पर बल दिया जाता है, यानी संगठन की वास्तविक स्थिति का पता हमें नहीं चल पाता है। दूसरा इसमें अनुभवात्मक है ना, पहला है आदर्शात्मक, दूसरा अनुभवात्मक, इंग्लिश में कहते हैं इंपीरिकल। यहां पर चाहिए के स्थान पर है पर बल दिया जाता है, संगठन ऐसा है ना, उस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वास्तविक स्थिति का पता चलता है, वास्तविक स्थिति इसमें उजागर होती है, वास्तविक स्थिति का इसमें पता चलता है, अनुभवात्मक जो स्टडी होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से उपागम या विचारधाराएं आती हैं, उसमें मानव संबंधवाद, व्यवहारवाद, निर्णय निर्माण, व्यवस्थावाद, पारिस्थितिक उपागम, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में सीधे आगे उपागम के आगे लिख दिया है उन्होंने कि निर्णय निर्माण, पारिस्थितिकी उपागम, व्यवस्थावाद, इस तरह से लिखा, तो क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी रेयर केस में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा यह है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। इसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक निर्णय निर्माण उपागम, है ना। ये आपके सिलेबस में उपागम के अंतर्गत दिया हुआ है, निर्णय निर्माण उपागम, डिसीजन मेकिंग अप्रोच इसको कहते हैं। और इस पर सबसे महत्वपूर्ण विचार देने वाले जो विचारक हैं वो हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने इस पर बहुत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। तो निर्णय निर्माण क्या है, सबसे पहले इसका अर्थ हम समझेंगे। देखिए, निर्णय निर्माण व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है ना, व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब एक नेचर होता है व्यक्ति का कि भाई उसको निर्णय लेना है। सुबह से शाम तक जो है उसको अलग अलग तरह के निर्णय लेना होते हैं, उसको कभी कभी पता नहीं चलता कि उसने निर्णय ले लिया, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि निर्णय जो है व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सुबह शाम तक बहुत सारे उसको अलग अलग स्तरों में निर्णय लेने होते हैं, ठीक है। निर्णय का मतलब क्या होता है, देखो निर्णय निर्माण, इसको अगर हम संक्षेप में कहें तो निर्णयन बोल देते हैं, डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण, या अगर हमको शॉर्ट में लिखें तो निर्णयन भी इसको कहा जाता है, निर्णयन, निर्णय निर्माण को निर्णयन भी लिखा जाता है, ध्यान रखें। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो निर्णय निर्माण क्या है, निर्णयन क्या है, निर्णयन जो है विभिन्न विकल्पों, विभिन्न संभावित विकल्पों में से संगठन की क्षमता, संगठन की आवश्यकता, संगठन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी एक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना निर्णयन या निर्णय निर्माण कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ है। हालांकि बहुत जनरल चीज है, इसमें कुछ टेक्निकल बात नहीं है, आगे टेक्निकल बात आएगी, ये तो बहुत जनरल चीज मैंने बताई है, ठीक है। तो आगे समझ में, निर्णयन मतलब निर्णयन से आशय किसी दिए हुए विभिन्न विकल्पों में से संगठन की आवश्यकता, है ना, संगठन की आवश्यकता, संगठन की क्षमता, संगठन का उद्देश्य, इसको ध्यान में रखते हुए किसी एक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना ही निर्णयन या निर्णय निर्माण है। बहुत जनरल चीज है जो मैंने बताई। अब आगे यहां पर मैंने बताया है कि निर्णय निर्माण और नीति निर्माण, यानी निर्णयन और नीति निर्माण, इसमें क्या अंतर है ना। निर्णय लेना और नीति का निर्माण करना, ये दोनों लगभग संबंधित चीजें कही जाती है। आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं किया जाता है, लेकिन लोक प्रशासन में, पॉलिटिकल साइंस में काफी अंतर यहां पर देखा गया है। ये जो अंतर है नीति निर्माण तथा निर्णय निर्माण, इसमें अंतर बताने वाले जो विचारक हैं वो जॉर्ज टेरी है। जॉर्ज टेरी ने जो है निर्णय निर्माण से संबंधित या निर्णयन से संबंधित बहुत सारे विचार दिए, महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। जैसे साइमन ने दिए हैं, वैसे टेरी ने भी दिए, लेकिन साइमन ने ज्यादा महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। उनका जो मॉडल है, उनका जो सिद्धांत है, सीमित तार्किकता का सिद्धांत, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं,
है ना। तो जॉर्ज टेरी ने नीति तथा निर्णय के मध्य अंतर बताया है। देखिए, नीति क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया होती है। नीति का निर्माण करना एक व्यापक प्रक्रिया है ना। जैसे शिक्षा संबंधी नीति बनाना, शिक्षा नीति आई, जैसे शिक्षा नीति है, कृषि संबंधी नीति है, उद्योग संबंधी नीति है, खनिज संबंधी नीति है, ऊर्जा नीति है, पर्यावरण नीति है ना। अलग अलग क्षेत्र में नीतियां बनाई जाती हैं। तो नीति जो है ज्यादा व्यापक है और निर्णय जो है उस नीति को उस नीति का क्रियान्वयन करने के लिए जो है एक क्षण होता है ना। नीति बना दी गई और उस नीति को क्रियान्वित करने के लिए समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं, है ना। तो नीति एक व्यापक प्रक्रिया है, जबकि निर्णय उस नीति के अनुरूप लिया गया एक क्षण होता है ना। उस नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो है निर्णय लिए जाते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें एक लक्ष्य तय किया गया है कि 2035 तक उच्च शिक्षा पर जो सकल नामांकन जो अनुपात होगा, GER जो होगा, वो 50% होना चाहिए, है ना। ये 2035 तक का लक्ष्य। नई शिक्षा नीति 2020 में एक लक्ष्य डिसाइड किया गया है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन जो अनुपात होगा, जिसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। तो इसको इतना करने के लिए, GER 50% करने के लिए समय समय पर जो है निर्णय लिए जाएंगे, ताकि जो है GER इतना पहुंच सके 2035 तक। तो कहने का मतलब यहां पर है कि निर्णय जो होता है वो नीति को लागू करने के लिए समय समय पर लिया जाने वाला एक क्षण होता है, एक कृत्य होता है। तो ये पहला अंतर का पॉइंट है। इसके अलावा नीति जो होती है वो ज्यादा स्थायी होती है ना। नीति क्या होती है? स्थायी ज्यादा होती है, और निर्णय जो है वो अस्थायी होता है ना। क्योंकि नीति एक बार बन गई, लगभग 5-6 साल 10 साल तक चलती रहती है, और उस नीति को लागू करने के लिए समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं। हो सकता है कि कोई निर्णय लिया गया, वो निर्णय सही साबित नहीं हुआ, तो उसको चेंज भी कर दिया जाता है ना। तो नीतियां जो है बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है, निर्णय बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो नीति अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है, जबकि निर्णय अस्थायी होता है। नीतियां राजनीतिज्ञों द्वारा बनाई जाती है ना, मंत्रियों द्वारा बनाई जाती है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि नीति निर्माण का काम जो है वो राजनीतिज्ञों का होता है, मंत्रियों का होता है। भारत में सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय जो है मंत्रिमंडल को कहा जाता है ना। तो मंत्रियों द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है, यानी कार्यपालिका नीतियों का निर्माण करती है, और उस नीति के क्रियान्वयन करने के लिए समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, लोक सेवकों द्वारा, नौकरशाहों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो निर्णय जो है एक प्रशासनिक क्रिया है नॉर्मली, और नीति जो है राजनीतिक प्रक्रिया होती है। हालांकि राजनीतिक स्तर पर भी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर निर्णय जो है प्रशासनिक स्तर पर लिए जाते हैं। तो नीति राजनीतिक प्रक्रिया है, जबकि निर्णय एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। तो कभी कभी जो है इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं अंतर के पॉइंट के, है ना। आपको निर्णय निर्माण तथा नीति निर्माण में अंतर का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो उसको देखते हुए मैंने ये बताया हुआ है। इसके बाद आता है निर्णय निर्माण के संबंध में अलग अलग विद्वानों के जो विचार हैं, उसमें चेस्टर बर्नार्ड सबसे पहले आते हैं। निर्णय निर्माण को लेकर के सबसे पहले जो व्यापक विचार है चेस्टर बर्नार्ड ने दिए। फिर चेस्टर बर्नार्ड का अनुसरण करते हुए जो है हर्बर्ट साइमन ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण विचार दिए, है ना। मतलब पहले जो विचारक अगर आपको पूछे जाए निर्णय निर्माण के संबंध में, तो चेस्टर बर्नार्ड का नाम आता है। एक्चुअली चेस्टर बर्नार्ड जो है हर्बर्ट साइमन के गुरु कहे जाते हैं। हर्बर्ट साइमन ने उनको गुरु माना था, चेस्टर बर्नार्ड को, ठीक है। तो चेस्टर बर्नार्ड ने जो विचार दिए, उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम हर्बर्ट साइमन द्वारा किया गया है, ठीक है। तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का पहला व्यापक विश्लेषण चेस्टर बर्नार्ड द्वारा किया गया। उनके अनुसार निर्णय की प्रक्रियाएं मोटे तौर पर चुनाव को संकीर्ण बनाने की प्रक्रियाएं हैं। संकीर्ण, या इसको हम कह सकते हैं सीमित। संकीर्ण मतलब सीमित,
सीमित, यानी सिलेक्शन को जो है सीमित कर देते हैं। सिलेक्शन जो है आसान हो जाता है, कहने का मतलब यहां पर ये है ना। उसको पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा कि ये संक्षिप्त बात कर रहे हैं, संकीर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो निर्णय होता है वो सिलेक्शन को बहुत ज्यादा सरल बना देता है। सिलेक्शन लेना हमें इजी हो जाता है निर्णय के माध्यम से, है ना। तो वही बात इसमें कही गई है कि निर्णय की प्रक्रियाएं मोटे तौर पर चुनाव को संकीर्ण या सीमित बनाने की प्रक्रिया होती हैं। यानी सिलेक्शन जो है हमारा, यानी हमें किसी चीज को चुनना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद निर्णय निर्माण संबंधी विभिन्न विचारकों की विचार। हर्बर्ट साइमन तो खैर इसमें सबसे महत्वपूर्ण विचारक कहे जाते हैं, लेकिन कुछ और विचारकों ने भी जो है अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया है। जैसे उसमें जॉर्ज टेरी का नाम आता है, अभी मैंने उल्लेख किया था, जॉर्ज टेरी, है ना। जॉर्ज टेरी ने जो है कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो यहां पर आपको स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे सेट का एग्जाम हो, चाहे एपी का एग्जाम हो, सभी में जो है कोटेशन बहुत पूछे जा रहे हैं। कोटेशन, विचारकों की पुस्तकें, उनकी विषय वस्तु कभी पूछ लेते हैं, विचारधाराएं तो खैर पूछते ही हैं, लेकिन बहुत सारे कोटेशन जो है एग्जाम में आजकल पूछ रहे हैं। तो जॉर्ज टेरी ने जो है निर्णय संबंधी जो विचार दिए, उसमें एक तो परिभाषा दी है जॉर्ज टेरी ने। उसने कहा है किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक व्यवहारिक विकल्प का चुनाव ही निर्णय निर्माण है या निर्णयन है ना। जॉर्ज टेरी कहते हैं कि किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक व्यवहारिक विकल्प का चुनाव निर्णय निर्माण है। ये जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट या इसकी डेफिनेशन दी है, तो आपको ध्यान रखना। बाकी नोट्स के माध्यम से जो है ये पूरे कोटेशन डेफिनेशन आपको मिलेंगी। यहाँ पर चूंकि सारी चीजें हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए इसके बाद उनका एक कहना है कि प्रबंधकों का जीवन ही निर्णय लेना है ना। टेरी कहते हैं कि प्रबंधकों का जीवन ही निर्णय लेना है। इसके अलावा वो कहते हैं कि प्रशासकों की अगर कोई सार्वभौमिक पहचान है, वो निर्णय लेना है, मतलब निर्णय से जो है किसी प्रशासक की पहचान की जाती है ना। इसके अलावा पीटर ड्रकर का नाम आता है। पीटर ड्रकर ने भी जो है निर्णय संबंधी विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासक जो भी करता है निर्णय के द्वारा करता है ना। प्रशासक जो भी करता है निर्णय के द्वारा करता है। जॉर्ज टेरी कहते हैं प्रबंधकों का जीवन ही निर्णय लेना है। ठीक है, तो संबंधित कोटेशन है दोनों के, इसलिए यहां पर मैंने इनका जिक्र किया हुआ है। इसके बाद सैकलर हडसन का नाम आता है। सैकलर हडसन, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण एक कोटेशन है निर्णय संबंधी। उन्होंने कहा है कि निर्णय एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा संपन्न की जाती है। मतलब निर्णय में एक से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, है ना। निर्णय जो है एक बहुल प्रक्रिया उन्होंने कहा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। निर्णय निर्माण को बहुल प्रक्रिया कहा है, जिसमें बहुत से चरण, तत्व तथा मुद्दे शामिल है। उन्होंने कहा है कि निर्णय जो है एक से अधिक लोगों द्वारा, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रिया है। उन्होंने फिर आगे कहा है कि भले ही जो है किसी निर्णय की घोषणा किसी एक व्यक्ति द्वारा की जाए, लेकिन उस निर्णय तक पहुंचने में बहुत सारे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों का उसमें योगदान होता है। तो इस तरीके से जो है उन्होंने निर्णय को व्यक्त किया है और निर्णय को बहुल प्रक्रिया कहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किस विचारक ने निर्णय को या निर्णय निर्माण को एक बहुल प्रक्रिया नाम दिया है, प्लूरल एक्टिविटी नाम दिया है, तो उसमें नाम आता है सैकलर हडसन का। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि निर्णय निर्माण में केवल साइमन को तैयार करते हैं, केवल साइमन को पढ़ते हैं, लेकिन इधर उधर के भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, है ना। कहते हैं ना गुगली, है ना, पेपर बनाने वाला गुगली फेंक देता है ना। बच्चे जो है साइमन रटे जा रहे हैं, लेकिन उसने साइमन के बारे में पूछा ही नहीं, उसने कुछ और पूछ लिया,
और विचारकों के बारे में पूछ लिया है ना, तो ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया है चेस्टर बर्नार्ड, तो चेस्टर बर्नार्ड पहले विचारक हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। हर्बर्ट साइमन को ही या तो लोग जानते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने सबसे पहले व्यापक विचार निर्णय को लेकर के दिए हैं, तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए फिर हर्बर्ट साइमन ने इसमें महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। हालांकि हर्बर्ट साइमन का नाम इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन चेस्टर बर्नार्ड पहले विचारक है, पहले आते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है कि कोई निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है ना, मतलब हम ये निर्णय ले रहे हैं कि हमें कोई निर्णय नहीं लेना है, तो ये भी एक निर्णय है ना। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि कोई निर्णय ना लेना भी एक निर्णय होता है ना। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कोई निर्णय नहीं लेना है, तो ये भी तो एक निर्णय हुआ। इसको कहते हैं नकारात्मक निर्णय। तो इस तरह से अलग अलग विचारकों ने विचार व्यक्त किए, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके बाद आगे आता है सेक्युलर हडसन ने 12 ऐसे कारकों की सूची दी है जिन पर निर्णय निर्माण में विचार किया जाता है। तो यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि 12 ऐसे पूछेगा तो नहीं कि 12 कौन से हैं या कौन सा नहीं है, ऐसा नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्णय निर्माण संबंधी 12 कारक किसने बताए हैं, या सेक्युलर हडसन ने कुल कितने कारक जो है निर्णय निर्माण के संबंध में बताए हैं या आधार बताए हैं। ठीक है, तो ऐसे 12 कारक जो है सेक्युलर हडसन ने बताए हैं, उनका नाम पर लिखा हुआ है। कानूनी सीमाएं हैं ना, मतलब कानूनी सीमाओं को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाता है। बजट है, वित्त से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं ना, वित्त को ध्यान में रख करके हमारे पास कितना बजट है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। जो लोक नीतियां बनती हैं, पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं, उनके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। तथ्य यानी फैक्चुअल जो डेटा है उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। पुराना इतिहास, किसी क्षेत्र में अगर हमें निर्णय लेना है तो पुराना इतिहास उसका क्या रहा है उसको ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। आंतरिक उत्साह है ना, पूर्वानुमानित भविष्य है। पहले मतलब हम अनुमान लगा लेते हैं इस तरह का पहले कोई घटना हो सकती है, तो उसके आधार पर अभी से हम निर्णय ले लेते हैं उसको रोकने के लिए। श्रेष्ठता से अच्छा काम करने के लिए, श्रेष्ठता यानी अच्छा परफॉर्म करने के लिए निर्णय लेते हैं। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रेशर ग्रुप है ना, भारत में, अमेरिका में, अन्य देशों में अलग अलग क्षेत्रों में प्रेशर ग्रुप काम कर रहे हैं। तो प्रेशर ग्रुप की क्या मांग है उसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है। स्टाफ की जरूरतों के हिसाब से, कार्यक्रम की प्रकृति, किसी कार्यक्रम के समय में कोई निर्णय लेना है उसकी प्रकृति। अधीनस्थ, उसके नीचे काम करने वाले, कोई बॉस है, कोई संगठन का कोई पदाधिकारी, उसके नीचे जो अधीनस्थ सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। तो ये जो है आधार है जिनको ध्यान में रख के कोई निर्णय लिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं निर्णय निर्माण संबंधी हर्बर्ट साइमन के विचारों। सबसे महत्वपूर्ण विचारक है निर्णय निर्माण संबंधी हर्बर्ट साइमन। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अदर्स भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। निर्णय निर्माण में सबसे बड़ा जो योगदान है वो हर्बर्ट साइमन का कहा जाता है। अभी इनका और डिटेल आगे मैं बताने वाला हूं। हर्बर्ट साइमन जो है अमेरिका के रहने वाले थे और पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने पीएचडी की है। बहुत सारे उनको अवार्ड मिले, बहुत सारी पुस्तकें उनकी, है ना। उन पुस्तकों का उल्लेख अभी आगे भी आएगा। इनकी सबसे फेमस जो पुस्तक है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, 1947 की पुस्तक है ये। इसी पुस्तक में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। व्यवहारवाद संबंधी विचार है और निर्णय निर्माण संबंधी विचार इसी पुस्तक में उन्होंने व्यक्त किए हैं। तो ये पुस्तक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको कहते हैं निर्णय निर्माण संबंधी मील का पत्थर, माइल स्टोन कहा जाता है इस पुस्तक को, है ना। साइमन ने जो निर्णय निर्माण की परिभाषा दी है वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। साइमन द्वारा दी गई परिभाषा, या इसको दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन सी परिभाषा, ये परिभाषा किस विचारक की, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कार्रवाइयों के वैकल्पिक रास्तों के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव ही निर्णय है या निर्णय निर्माण है ना। मतलब कोई भी हमें निर्णय लेना है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी कार्रवाई के लिए कोई निर्णय लेना है, तो उसके जो वैकल्पिक रास्ते हैं यानी विकल्प हैं, उनके बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव ही जो है, यानी जो विभिन्न विकल्प हैं हमारे समक्ष,
उन विभिन्न विकल्पों में से किसी एक तार्किक विकल्प का अगर चुनाव हम करते हैं, एक लॉजिकल जो हम सिलेक्शन करते हैं, तो उसको जो है निर्णयन कहा जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो उसको थोड़ा सा समझ करके याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साइमन कहते हैं कि जो निर्णयन है वो प्रशासन तथा प्रबंध का हृदय है, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने निर्णयन को दिया है। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे प्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा गया है, संचार को प्रबंध का हृदय कहा गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, किसने संचार को प्रबंध का हृदय कहा है, किसने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है, किसने निर्णयन को प्रबंध का हृदय कहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो हर्बर्ट साइमन ने निर्णयन को प्रबंध तथा प्रशासन का हृदय कहा, यानी सबसे ज्यादा महत्व इन्होंने निर्णयन को दिया है। और दूसरा उनका कहना है कि संपूर्ण संगठन में निर्णय लिए जाते हैं, यानी संगठन के प्रत्येक स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। हर स्तर पर हर पदाधिकारी, हर कर्मचारी द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण पूरे संगठन में व्याप्त होता है, अर्थात संगठन के सभी स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। ये साइमन ने ऐसा कहा है। तो यहां तो क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो ये है। फिर और आगे इसके प्रकार उन्होंने बताए हैं। तो सीमित तार्किकता का सिद्धांत दिया, मॉडल दिया है। ये 2-3 चीजें हर्बर्ट साइमन से रिलेटेड है। हर्बर्ट साइमन ने जो है एक तो निर्णयन प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं, निर्णयन के 2 प्रकार बताए हैं, फिर इन्होंने सीमित तार्किकता का मॉडल दिया है, बाउंडेड रेशनैलिटी का मॉडल दिया है। इसी में उन्होंने प्रशासनिक मानव मॉडल इसी से जुड़ा हुआ है। इसी के अंतर्गत उन्होंने सैटिस्फाइसिंग वर्ड दिया है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो निर्णय प्रक्रिया के उन्होंने 3 चरण बताए। इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इसका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एपी के एग्जाम में ही आया हुआ है। अभी जो एग्जाम हुई है 2022-2024 उसमें पूछा गया है। आप पुराना पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा। 3 चरण उन्होंने बताए हैं। बौद्धिक, पहला है डिजाइन और चॉइस, इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस, ये 3 जो है चरण बताए हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश टर्म भी ध्यान रखना है, और इंग्लिश वालों को तो खैर हिंदी ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। पहला चरण जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको कहते हैं निर्णयन का हृदय। पहला चरण जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए जो है इसको निर्णयन का हृदय कहा गया। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें ये डिसाइड किया था कि भाई निर्णय हमें कब किन परिस्थितियों में लेना है, निर्णय लेने की परिस्थितियां कब अच्छी है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि भाई हमें कौन सी चीज कब करनी है ना। निर्णय लेने के अवसर की तलाश करना, निर्णय लेने की स्थितियों की पहचान करना कि किन परिस्थितियों में हमें निर्णय लेना चाहिए। तो ये जो है एक चैलेंजिंग होता है, निर्णय लेने के अवसरों तथा स्थितियों की तलाश करना, पहचान करना, समस्या का पता लगाना, ये जो है इस चरण की खास बात है। यानी हमें जो है, जैसे मान लीजिए हमें तैयारी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना है, तो हमें जो है ये सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम तैयारी कब स्टार्ट करें, है ना। अवसर, सही समय कौन सा होगा जब हम तैयारी स्टार्ट करें। तो ये एक चैलेंजिंग होता है। हमने जो है अवसर तलाश लिया कि भाई अभी से हमें तैयारी स्टार्ट करना पड़ेगी क्योंकि 5-6 महीने हैं, तब हम अच्छे से तैयार हो पाएंगे उसके लिए। अगर आप लेट हो गए निर्णय लेने में तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये एक चैलेंजिंग चरण है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा चैलेंज होता है कि हमें सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा कि हम निर्णय कब लें। तो निर्णय लेने के अवसरों की तलाश और परिस्थितियों की पहचान, परिस्थितियों की तलाश तथा पहचान है ना। कब हमारे अनुकूल परिस्थितियां हैं
किसी भी निर्णय लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां कब होंगी, कौन सी हैं, उनकी पहचान करना, अवसर की तलाश करना, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसके बाद दूसरा आता है स्वरूप निर्धारण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजाइन, हिंदी में कहा जाता है स्वरूप निर्धारण, इंग्लिश में डिजाइन कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है हमारे पास जो विकल्प, देखो हमने अब डिसाइड कर लिया कि हमें तैयारी करना है, आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम जो है एपी की या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है। अब इसके बाद हमें विकल्प, हमारे पास विकल्प हैं, जो विकल्प है उनकी पहचान करना है कि तैयारी क्या सही विकल्प क्या है, हमें कोचिंग कहाँ ज्वाइन करनी है ना, क्या हमें सोर्स डिसाइड करना है। तो ये जो है विकल्प बहुत सारे हैं, इन विकल्पों की पहचान करना ना, समस्या समाधान के लिए उपलब्ध जो संभावित विकल्प हैं, संभावित विकल्प है, संभावित उपलब्ध संभावित विकल्पों की पहचान, विकास तथा विश्लेषण करना, है ना। जो भी हमारे पास विकल्प उपलब्ध है उनकी पहले पहचान करना है, मतलब क्या क्या विकल्प है, कौन कौन सी कोचिंग है, ठीक है। फिर विकास मतलब उन कोचिंग को देखना, समझना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, ये हो गई विकास। फिर आता है विश्लेषण, विश्लेषण मतलब तुलनात्मक अध्ययन, जैसा कि नीचे भी लिखा हुआ है, विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन, है ना। पहले एक एक कोचिंग का एनालिसिस करते हैं, कौन कौन सी कोचिंग में क्या 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 अच्छी है, क्या बुरी चीजें हैं, नकारात्मक सकारात्मक। फिर उनका, ये तो हो गई विश्लेषण, है ना, कोचिंग की पहचान करना, फिर उन कोचिंग की पूरी डिटेल निकलाना, फिर एनालिसिस करना कि किस कोचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है, एक कोचिंग की पॉजिटिव निगेटिव चीजें क्या हैं। फिर उन सभी कोचिंग का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि इस कोचिंग से इस कोचिंग, दो कोचिंग है, उनमें वो कौन सी बेटर कोचिंग है। तो इस तरीके से जो है ये है तुलनात्मक अध्ययन। हमने जो है बहुत सारी कोचिंग में से, ये बहुत सारे हमारे विकल्प है, उनमें से कुछ विकल्प हमने चुन लिए। जैसे मान लीजिए दो विकल्प ले लिए, अब दो में से फिर हम एनालिसिस करेंगे। जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चार विकल्प होते हैं, तो चार विकल्प में से जो है हम एलिमिनेट कर लेते हैं, दो एलिमिनेट कर लिए, अब दो बचे। अब दो में से किसी एक को हमें चुनना है, जो भी उपयुक्त होगा उसमें पॉजिटिव निगेटिव देख लेंगे, और उसके आधार पर फिर तीसरा जो चरण है उसमें हम जो है एक सही विकल्प का, एक उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर लेंगे, जो दूसरे चरण में हमने एनालिसिस किया हुआ है उसके आधार पर, ठीक है। तो तीसरा चरण सबसे लास्ट वाला है, यह है चॉइस यानी चयन। इसमें क्या करते हैं, दूसरे चरण में किए गए विश्लेषण के आधार पर या तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण तथा, यहां पर तथा भी कर देंगे, तुलनात्मक अध्ययन, है ना, तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, विश्लेषण तथा तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर विभिन्न विकल्पों में से संगठन की क्षमता, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी एक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना, यह है चॉइस, है ना, यह है तीसरा चरण। तो आगे बात समझ में, पहले चरण में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, समस्या क्या है, समस्या की पहचान करना, हमें कब निर्णय लेना है, एक हमें अवसर ढूंढना है, परिस्थितियों की पहचान करना है कि किन परिस्थितियों में कब हमें निर्णय लेना है ना। फिर इसके बाद हमने जैसे डिसाइड कर लिया कि भाई हमें तैयारी करना है, तो तैयारी करना है तो तैयारी कैसे करना है, कोचिंग ज्वाइन करना है कि सिर्फ हमें स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके हमें करना है। अगर कोचिंग ज्वाइन करना है तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है, उसकी पहचान की जाती, कौन कौन सी कोचिंग है, उनका विकास करना, उनके बारे में डिटेल निकालना, फिर विश्लेषण करना, उसमें एनालिसिस करना कि इसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। फिर तुलना की जाती है, अलग अलग जो कोचिंग है या अलग अलग जो हमारे पास विकल्प है उनकी तुलना की जाती है कि इसमें कौन सा ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा। देखिए विकल्प जो होते हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उनका इम्पैक्ट हो सकता है, अलग अलग प्रभाव हो सकता है ना। एक विकल्प एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो सकता है, दूसरी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, या एक परिस्थिति में विकल्प सही हो सकता है, दूसरी परिस्थिति में विकल्प सही नहीं हो सकता है ना। तो समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है उन विकल्पों का एनालिसिस किया जाता है, विभिन्न विकल्पों की तुलना की जाती है, और फिर उसके आधार पर लास्ट में
एक उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर लिया जाता है। वो विकल्प हमारी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, हमारे उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए, उस हिसाब से हम विकल्प का चयन करते हैं। फिर एक नया चौथा जो है चरण भी है, जो साइमन तथा मार्च दोनों ने मिलकर के दिया है। साइमन ने केवल 3 ही दिए हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर के एक चौथा चरण दिया जिसको बोलते हैं अनुवर्तन, फॉलोअप। इसका मतलब होता है कि जो निर्णय हमने लिया है उस निर्णय को लागू करना, उसको क्रियान्वित करना, यह है अनुवर्तन या फॉलोअप, निर्णय को लागू करना। साइमन तथा मार्च ने मिलकर के जो है ये चरण दिया है, चौथा चरण। तो इस तरीके से 3 चरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो 3 चरण हर्बर्ट साइमन ने बताए हैं वो जॉन डेवी ने जो है एक अवधारणा दी है, वो है समस्या समाधान। समस्या समाधान के 3 चरण जो बताए हैं उनसे जो है साइमन के 3 चरण घनिष्ठता से संबंधित है। जॉन डेवी, है ना, साइमन ने जो 3 चरण बताए जॉन डेवी द्वारा बताए गए समस्या समाधान से संबंधित हैं, उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जैसे समस्या क्या है, जैसे पहला चरण उसमें आता है, वैसे इसका समस्या क्या है। दूसरा विकल्प क्या है, वहां पर हम देखते हैं क्या क्या विकल्प है। साइमन का दूसरा जो चरण है डिजाइन में, है ना। और तीसरा इसमें आता है कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरीके से जॉन डेवी ने ये समस्या समाधान के 3 चरण बताए हैं, और ये तीनों चरण जो है हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण संबंधित 3 चरणों से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, है ना। समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प सही है, सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां तक ये पूरा हो जाता है। इसके बाद फिर निर्णय के प्रकार आते हैं। निर्णय के प्रकार, अलग अलग विचारकों ने निर्णय के अलग अलग प्रकार बताए हैं। उनमें साइमन द्वारा बताए गए जो प्रकार हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइमन ने 2 प्रकार बताए हैं। साइमन ने निर्णय के 2 प्रकार बताए हैं। उसमें पहला है कार्यात्मक प्रोग्राम्ड, अकार्यात्मक अनप्रोग्राम्ड। इसको नियोजित अनियोजित भी हिंदी में लिख दिया गया है, तो इसलिए मैंने दोनों टर्म यूज किए हैं। कहीं किसी बुक में कार्यात्मक लिखा हुआ है और अकार्यात्मक, किसी में नियोजित अनियोजित लिखा हुआ है। इंग्लिश आपको ध्यान रखना है, प्रोग्राम और अनप्रोग्राम, इससे जो है कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लिश में यही टर्म मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या होते हैं देखिए। पहला है कार्यात्मक, साइमन ने 2 प्रकार बताए हैं, उसमें कार्यात्मक अकार्यात्मक, प्रोग्राम अनप्रोग्राम। कार्यात्मक जो निर्णय होता है ये एक निश्चित प्रक्रिया के तहत लिया जाता है, यानी एक प्रक्रिया डिसाइड कर दी गई और उस प्रक्रिया के तहत बार बार निर्णय लिए जाते हैं, है ना। मतलब कहने के यहां पर यह हुआ कि इस तरह के निर्णयों में अलग से प्रक्रिया निर्धारित करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार प्रक्रिया डिसाइड कर दी गई और उसी के तहत जो है बार बार हम निर्णय लेते रहते हैं, है ना। तो इस तरह के निर्णय जो है रूटीन निर्णय होते हैं, जो दैनिक जो हमारे कार्यकलाप होते हैं, ऑफिस में जो हम पर डे काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, वो इस तरह के निर्णय होते हैं कार्यात्मक निर्णय, है ना। तो एक निश्चित ऐसे लिखना है, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत लिए जाने वाले निर्णय होते हैं ये। प्रत्येक बार निर्णय के लिए अलग से प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती है, यानी नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता इन निर्णयों में नहीं होती है। एक बार हमने प्रक्रिया डिसाइड कर दी, उसी प्रक्रिया के तहत बार बार जो है निर्णय लिए जाते हैं, यानी ये निर्णय बार बार दोहराए जाने वाले निर्णय होते हैं, वो कहते हैं बार बार दोहराए जाने वाले निर्णय होते हैं। और इस तरह के निर्णय कौन लेता है, निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो इस तरह के निर्णय लेते हैं, क्योंकि उच्च स्तर के कर्मचारियों द्वारा ही वो प्रक्रिया डिसाइड की जाती है। ठीक है, उच्च स्तर की पदाधिकारी जो बॉस है वो प्रक्रिया डिसाइड कर देंगे, निचले स्तर पर जो है लोग जो काम कर रहे हैं कर्मचारी वो जो है पर डे निर्णय लेते रहेंगे। निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय होते हैं। उदाहरण इसमें लिखा है दैनिक मामलों संबंधी निर्णय या रूटीन निर्णय जो होते हैं, यानी रोज जो है डेली बेसिस पर जो हम काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, वो इस तरह के निर्णय होते हैं। और इन निर्णयों में जो कार्यात्मक निर्णय होते हैं इसमें बहुत ज्यादा दक्षता की जरूरत नहीं होती है। कार्यात्मक निर्णयों में बहुत ज्यादा कार्यकुशलता, बहुत ज्यादा दक्षता जरूरी
नहीं है, इसलिए जो है निचले स्तर पर ये निर्णय ले लिए जाते हैं। फिर आते हैं अकार्यात्मक निर्णय, अनप्रोग्राम निर्णय। अकार्यात्मक निर्णय जो होते हैं ये अचानक निर्णय लिए जाते हैं संकट की परिस्थिति में, है ना, संकटकालीन परिस्थिति में, इमरजेंसी जो पीरियड होता है उसका सामना करने के लिए निर्णय जो लिए जाते हैं उनको कहते हैं अकार्यात्मक निर्णय, यानी अचानक विशेष परिस्थितियों में लिए गए निर्णय। कोई संकट पैदा हो गया है, उस संकट से निपटने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उनको कहते हैं अकार्यात्मक। जैसे कोविड-19, कोरोना काल में लिए गए निर्णय, इसका उदाहरण हम ऐसे दे सकते हैं, लिए गए निर्णय, है ना, कोरोना काल में लिए गए निर्णय, इस तरह के निर्णय रह जाएंगे। इसमें प्रत्येक बार निर्णय लेने के लिए अलग से प्रक्रिया अपनानी जरूरी होती है ना, सेम प्रक्रिया से निर्णय, क्योंकि वो अलग ही है ना, समस्या अलग है तो निर्णय भी अलग होगा, है ना। हर बार जो है अलग से प्रक्रिया हमें अपनाना पड़ती है क्योंकि अलग समस्या है ना, नई समस्या है, नया कोई काम है तो नया निर्णय है, नई प्रक्रिया है, सब कुछ नया है, ठीक है। तो प्रत्येक बार निर्णय लेने की अलग प्रक्रिया, पृथक प्रक्रिया अपनाना होती है। निर्णय लेने के लिए कोई पूर्व निर्धारित पद्धति उपयुक्त ना होना बल्कि नई पद्धति प्रयुक्त होना, यानी जो पहले पद्धति निर्धारित की गई है उस पद्धति का कोई यूज अब नहीं होगा, हर बार नई पद्धति हमें अपनाना है, हर बार नई प्रक्रिया हमें अपनाना पड़ेगी क्योंकि नया काम है, नई व्यवस्था है, नई समस्या है, नई चुनौती है, इसलिए जो है हमें नया निर्णय, नए सिरे से निर्णय लेना पड़ेगा, नई पद्धति अपनानी पड़ेगी। तो ये है, ऐसे निर्णयों में के लिए कौशल, दक्षता तथा शोध जरूरी होता है। मैंने अभी बताया कि कार्यात्मक निर्णय जो होते हैं उसमें कुछ भी योग्यता जरूरी नहीं होती है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत चाहिए, खैर कोई भी निर्णय लेना थोड़ा बहुत योग्यता चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा योग्यता, कुशलता, दक्षता की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो निर्णय होते हैं अकार्यात्मक निर्णय, इन निर्णयों को लेने के लिए बहुत ज्यादा योग्यता की जरूरत है। तो यहां से देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। मैंने अभी बताया चरण, साइमन ने जो चरण बताए हैं वो महत्वपूर्ण है, और जो ये दो प्रकार के निर्णय बताए यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे उसने पूछ लिया निम्नलिखित में कौन सा कथन अकार्यात्मक निर्णय के लिए सही नहीं है, तो उसमें ये पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट उसमें गलत दे देगा, एक कूट में क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको जो है इसमें पूरी अच्छे से डिटेल पढ़ना पड़ेगी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे निर्णयों के लिए कौशल, दक्षता या शोध की जरूरत होती है। उच्च पदाधिकारियों द्वारा या प्रबंधकों द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कार्यात्मक जो निर्णय होते हैं वो निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो लेते हैं, जबकि अकार्यात्मक निर्णय कौन लेता है, उच्च पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय होते हैं। फिर इसमें उदाहरण लिखा हुआ है, किसी नए कार्य को प्रारंभ करना है, कोई नया काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए नए सिरे से निर्णय लेना पड़ेगा, नई पद्धति, नई प्रोसेस उसके लिए निर्णय की अपनानी पड़ेगी। फिर मैंने यहां पर दिया है कि दंगा भड़कने पर कर्फ्यू लगाने संबंधी जो निर्णय है वो इस तरह का निर्णय होता है। दंगा भड़क गया है तो इसके लिए जो है कर्फ्यू जो कलेक्टर द्वारा लगाया जाता है, या कमिश्नरी जो प्रणाली है वहां पर पुलिस कमिश्नर लगाते हैं, है ना। कर्फ्यू लगाने का जो अधिकार होता है वैसे तो कलेक्टर का होता है, लेकिन जहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है वहां पर यह अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाता है। तो ये कर्फ्यू लगाने का जो निर्णय होता है ये कहीं ना कहीं अकार्यात्मक निर्णय होता है, क्योंकि पहले से कुछ पता नहीं, अचानक निर्णय लेना पड़ता है। कहीं पर दंगा भड़क गया तो तुरंत जो है कलेक्टर आदेश दे देगा भाई कर्फ्यू लागू। तो इस तरीके से, तो ये है यहां तक मैंने जो बताया है। इसमें आगे साइमन का जो मॉडल है, सीमित तार्किकता मॉडल, वो महत्वपूर्ण है। फिर कुछ और मॉडल इसके अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसकी डेल्फी तकनीक जो है निर्णय निर्माण को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसमें पोर्शन बचा हुआ है तो वो हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, इसमें एक साइमन ने ये चीज कही है कि अगर कोई कार्यात्मक निर्णय है, जो अकार्यात्मक निर्णय है, उसको कार्यात्मक अगर बनाना है तो शोध की ज्यादा जरूरत है। उसके लिए
कंप्यूटर का ज्यादा प्रयोग जरूरी है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा, तब जो है जो अकार्यात्मक निर्णय है उनको कार्यात्मक निर्णय में बदला जा सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय ज्यादा आसान हो सकता है। कोई भी निर्णय लेना जो है, जो कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, तो उस निर्णय को आसान बनाने के लिए जो है कंप्यूटर का प्रयोग, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, शोध करना, इन सभी से जो है अकार्यात्मक निर्णयों को कार्यात्मक निर्णय में हम बदल सकते हैं। तो ये उनका विचार है। तो इस तरह से ये यहां तक आज मैंने कराया है, और अगले वीडियो में, अगली क्लास में मैं साइमन से जुड़ी हुई और जो बातें हैं और जो विचार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।